रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी कश्मीर और मध्य कश्मीर के बाद हम इस समय आए हैं शुमाली कश्मीर यानी उत्तरी कश्मीर का बारामूला। ये आप देख सकते हैं बारामूला जिले में हम इस समय मौजूद है और बारामूला जिले की जब बात आती है तो यहां पर भी 3 जिलों में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और बारामूला के मिजाज जाने के लिए हम आज आए हैं और यहां पर युवाओं से बात होगी। अगर हम 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों के बीच लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह अलग अलग जगहों से माहौल क्या है। और इस क्षेत्र की जब बात आती है तो इस क्षेत्र में कई सारे दिग्गज चेहरे जो है ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर बेग की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन की बात करें तो ये वो चेहरे हैं जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस क्षेत्र की जहां तक बात आती है तो 1 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होनी है, तीसरे चरण के लिए यहां पर मतदान। और इस मतदान के हवाले से लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, आज हमने मुनासिब जाना कि बारामूला के एक युवा से हम जानेंगे कि युवाओं के बीच में क्या कुछ चल रहा है इन इलेक्शंस को लेकर। आबिद मेरे साथ है जो कि यहाँ पर काउंसलर भी रहे हैं। आबिद, आपसे जानना चाहूंगा 10 सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? अच्छी बात है कि 10 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। 10 साल के बाद मरकज़ी सरकार को मुझे लगता है जहन में ये आया कि अब तरस आया कश्मीरियों पे कि अब यहाँ पे लोकल जो गवर्नेंस है वो बननी ज़रूरी है। अच्छी बात है। और जिस तरह से हम देखें कि हम अगर पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें, हमने देखा कि लोगों का रुझान टुवर्ड्स वोटिंग बहुत ज़्यादा रहा। जो लड़के उन रैलीज़ में होते थे जहाँ पे देश मुखालिफ नारे दिए जाते थे, बिल्कुल, जो लड़के उन रैलीज़ में होते थे जहाँ पर देश के फेवर या हित में कोई बात नहीं की जाती थी, जहाँ पे एक नैरेटिव सेट किया गया था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हो रहे हैं और वोट डालोगे हाँ भाई हाँ, MLA बनोगे हाँ भाई हाँ, MP बनोगे हाँ भाई हाँ। तो कश्मीरियों ने अब फुली एक डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट किया है, जिस सेटअप को यहाँ पर कुछ खुदगर्ज अनासरों ने बनाया था कि अगर तुम वोट डालोगे तो तुम्हारे निकाह टूट जाएंगे। तुम वोट ये तक कहा जा रहा था और नहीं तो क्या। मेरे साथ बाकी दोस्त हैं, ये इसके साथ मुझे लगता है देल सेकंड कि वोट डालोगे तो तुम्हारे घर पे शाम को पथराव होगा, वोट डालोगे तो तुम बहुत बड़े गद्दार हो, तुमने जी निज़ाम मुस्तफ़ा का कत्ल किया है। और यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा अपनी जगह। ये बातें होती थी। फिलहाल कोई और नौजवान युवा जो है हमारे साथ इस खास पेशकश में बात करेंगे। आज जिस हिसाब से डेवलपमेंट देखी जा रही है, जमात, हुर्रियत और फॉर्मर स्टून पेल्टर इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। आप भी यहीं के निवासी है और आज से पहले जो हालात थे आप भी उनसे वाकिफ रहे हैं। आज कैसे देख रहे हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को? देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले जो चुनाव होते रहे यहाँ कश्मीर में, तो बहुत अनसर्टनटी यहाँ पर थी। हड़ताल थे, कॉलें थी, हर कोई चीज़ थी। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें नज़र आ रहा है। एक तो यहाँ का युवा वो जो है बाहर आ रहा है, एक यूथ यहाँ का बाहर आ रहा है, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं जी हमें जो है इसमें हिस्सा ज़रूरी लेना है। पहले जो जमात इस्लामिया की हम बात करें तो उन्होंने पहले एक नारा लगाया था कि वोट नहीं डालना है। अब उनके भी हम 10-12 कैंडिडेट देखते हैं इस वक्त क्या मैदान में है। बिल्कुल, हुर्रियत वालों के भी कैंडिडेट देख रहे हैं और सभी लोग जो है मिलजुल कर अब एक पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं, यूथ की भी पार्टिसिपेशन हो रही है। तो बहुत बड़ा एक बदलाव दिखाई जाए। इसमें एक संदेश दिखाई ये दे रहा है कि कश्मीरी तो अपने आप को बदल रहा है, लेकिन अब जो है सेंटर को भी इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ के लिए वो कायम करनी होगी, ताकि यूथ जो है स्टेबल हो जाए, वो कामकाज के साथ लग जाए और आगे तरक्की हो, ताकि यहाँ का यूथ जब तरक्की करेगा तो फिर देश की भी तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ का यूथ जब तरक्की करेगा तो देश की तरक्की भी हो जाएगी। मेरे साथ एक और कोलीग है, उमर है मेरे साथ। उमर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से हम यहाँ की रीजनल पार्टीज का मैनिफेस्टो देख रहे हैं, 370 का जिक्र आज भी किया जा रहा है।
370 वाकई तौर क्या मुद्दा है, क्योंकि आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है आजकल के मुद्दे क्या है लोगों के? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आप 370 की बात कर रहे हैं जिस पर यहाँ के नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है या नहीं है वो तो कानून जानने वाले लोग कहेंगे। लेकिन मुद्दे जो है वो यहाँ के युवाओं की है। ये नेता लोग जो बातें करते हैं सारी झूठे बातें करते हैं। लोगों से जो बात करते हैं हम जी नौकरियां देंगे, अरे कहाँ की नौकरियां देंगे, वो कौन सा गवर्नमेंट जॉब देंगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए एक युवा को खुद मेहनत करनी है। आज तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, सिस्टम है, सिस्टमैटिक थ्रू जॉब मिलता है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आते हैं। हमारे जितने भी नेता लोग हैं जो खोखले वादे करते हैं, खोखले झूठ बोलते हैं लोगों से, अपने वोटरों से कि हम जी आपको जॉब देंगे। अगर जॉब देना ही था तो प्राइवेट सेक्टर लाए यहाँ पर, जिससे यहाँ के युवा जो है वो जॉब हासिल कर सके प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब तो सबके लिए नहीं हो सकता है, 20% लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, वो भी जो खुद मेहनत करे। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के लोगों को, डेवलपमेंट के नाम पर, गवर्नमेंट जॉब के नाम पर और भी कहीं कुछ कहकर वोट हासिल करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वोट लेने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। लिहाजा यहाँ के युवाओं को इस बार सोचकर असेंबली के वोट जो है, असेंबली जो लीडर होता है हमारा असेंबली, उसको अकाउंटेबल बिल्कुल अकाउंटेबल बनाना है। नईम हमारे साथ है। नईम, ओल्ड टाउन बारामूला से ताल्लुक रखते हैं। ओल्ड टाउन बारामूला का जिक्र ऐसे किया जाता है, जब भी आज से पहले की बात हो तो इन इलाकों में जब भी कोई इलेक्शन रिलेटेड जाता था तो वो शायद वहां से ठीक तरीके से वापस नहीं आता था, क्योंकि इलेक्शन नाम के से जो है लोगों को डराया धमकाया जाता था। लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। नईम, आप ओल्ड टाउन में रहते हैं और इस इलाके की जहां तक बात आती है तो स्टोन पेल्टिंग होती थी जब भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन आज कैसा बदला माहौल आप देख रहे हैं पूरे टाउन में आपके? देखिए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बदले हुए हालात अगर हम देखें आज के, हर एक नौजवान, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो या हमारी कोई माँ बहन हो, तो हर एक यहाँ पे यही चाहता है कि अब यहाँ पे अमन रहे, सुकून रहे, इलेक्शंस हो। देखिए, अगर मैं कश्मीर को लेके बात करूँगा, अब मैं सिर्फ ओल्ड टाउन की बात नहीं करूँगा, सबसे पहले हम मैं कश्मीर की बात करूँगा। अगर कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है कमाने के। तो मुझे लगता है कि अगर अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शंस में, काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है इलेक्शंस में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि असेंबली इलेक्शन से ही हमारा सब कुछ हल हो सकता है, संविधान हो सकता है। जो हमारे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, जो हमारे अभी मोदी जी है, जिनको MP है हमारे, तो PM है हमारे, सॉरी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ पे गौर खास करना चाहिए कि कश्मीर का जो टूरिज्म है उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स पे और ध्यान देना चाहिए, जिनकी वजह से हम आम कश्मीरी को एक 200 यूनिट 300 यूनिट यहाँ की बिजली फ्री फराहम कर सकते हैं और बाकी बेच भी सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कश्मीर में, क्योंकि ये कश्मीर का अपना रिसोर्स है। हम तो प्राइवेट कंपनी बाद में हम देखेंगे, बाकी सब चीज़ें बाद में हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा कश्मीर का अपना रिसोर्स है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरी अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले, अगर लोग इतना ताउन कर रहे, इतना अब आपके साथ जुड़ रहे, लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं राइट है कि आप लोगों के साथ आप सौतेली माँ का सुलूक आगे ना करें। क्योंकि आप देखिए, एक कश्मीरी नौजवान या एक यूपी का नौजवान या एक महाराष्ट्र का नौजवान कहूंगा या बेंगलोर का नौजवान, एक वो डिग्निटी हमारे पास नहीं है जो उनके पास है। अक्सर जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी हम कश्मीर से बाहर जाते हैं कि हमें उस नज़र से देखा जाता है ये उग्रवादी है, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पे उग्रवादी कोई है नहीं। यहाँ पे हर एक अमन पसंद है। और मुझे लगता है कि इसको मोदी जी को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि ये कश्मीर के साथ अपनी माँ का जैसे ये अपने बेटों के साथ बर्ताव करते हैं बाकी स्टेट्स के साथ, वैसा ही कश्मीर भी इनका एक सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल स्टेट है। और मुझे लगता है कि इनको यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और ये यहाँ के रिसोर्स पे काम करे, हम कश्मीरी अवाम बहुत खुश होगा और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बेरोजगारी खत्म होनी भी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर
अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। यानी जो अगर हम देखें तो दिन ब दिन यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो है वो खाली होते जा रहे हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। इस समय आबिद से हम एक और बार बात करेंगे। आबिद, जिस हिसाब से यहाँ पर जमात हुर्रियत और इंजीनियर रशीद के अलावा जो अलगाववादी लीडर्स है वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर हमने देखा जब बारामूला में एमपी इलेक्शन हुआ तो जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर दिखाया। जेल सेंटिमेंट और आज उसके बाद असेंबली इलेक्शंस में भी इसी तरह सरजान बरकाती भी जो है इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये मुतबादिल है जेल से छुड़ाने का कि आप इलेक्शन लड़ें? आपने कहा इंजीनियर रशीद के अलावा जो अलगावादी है, आप इंजीनियर रशीद को अलगावादी नहीं समझते हैं। इंजीनियर रशीद इज ए मिलिटेंट टर्नड पॉलिटिशियन, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड बन रही है अभी। कल को गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है गवर्नमेंट की अकल कहाँ गई है जिन्होंने इनके फॉर्म्स एक्सेप्ट किए। ये मेरी बहन है, रेस्पेक्टफुली मैं कहता हूँ, सुगरा बरकाती, छोटी है अभी, टीन एज में है, उसको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। वो बडगाम में जाती है, शिया कम्युनिटी में जाती है तो नोहा गाती है। वही रिलीजियस पॉलिटिक्स ये अलगावादी अभी यूज कर रहे हैं। आप शिया कम्युनिटी में गए, आपने नोहा गए, आपको पता है कि इस बेचारी कम्युनिटी के साथ ये सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। आपने गया और आपने बीबी सकीना का सलामुल्लाह अलैह का नाम यूज़ करके आप वोट लेना चाहते हैं और ये एक ट्रेंड बनेगी। कल को यासीन मलिक की बेटी आएगी, वो भी इलेक्शन लड़ेगी कि मेरे बाबा को छुड़ाना है। नईम खान की बेटी आएगी कि मेरे फादर को छुड़ाओ। शिबिर शाह की बेटी आएगी, मुझे लगता है गिलानी का भी कोई पोता निकलेगा कि मेरे बाबा को कब्र से जिंदा करवा दो। बिल्कुल। तो ये लेट मी कंप्लीट आज सब। ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पे एक जो है फिर से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फिर से कल को सुगरा बरकाती इतनी छोटी एज में कॉल देगी कि चलो जी अब मेरे बाप को नहीं छोड़ा, मैं एक दिन के लिए सारे कश्मीरी को कहती हूँ कि बत्ती बंद कर दो, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए हड़ताल कर दो। मैं कह रहा हूँ ये इंजीनियर रशीद, ये कश्मीरी बच्चों को खुद के पास, इसके पास अब इसके सैलरी भी आती है, सब कुछ आता है, छोटे छोटे बच्चों को उठा के रैलीज में लेके गाड़ी पे चढ़ाता है, तुम पढ़ोगे, तुम वो करोगे, ये करोगे। ये तो इनके स्कूल का दिन जाया करवा रहे हैं। इंजीनियर रशीद इज अनदर गिलानी इन मेकिंग, आई कैन बेट यू। एंड सुगरा बरकाती का जो बाप है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो बेटी है, हमारी कौम की बेटी है। उसका जो फादर है, ही इज ऑल्सो अनदर गिलानी इन मेकिंग, अनदर यासीन मलिक इन मेकिंग। आप किन लोगों को वोट दे रहे हो? कल को इंजीनियर रशीद जेल में जाएगा तो वो जो मुझे पता नहीं है कि कश्मीरियों की अकल कहाँ गई उस टाइम पे जिन्होंने इंजीनियर रशीद को जितवाया। कौन सा सीडीएफ, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है 5-6 करोड़, कहाँ वो यूटिलाइज होगा? कल को आप उनके किसी भी कैंडिडेट को उठोगे और उनको यहाँ पे लाओगे, जब उस पार्टी का पैटर्न ही कहीं पे गायब होगा तो वो कौन सी, उनकी जब एक्सेप्टेंस ही नहीं रही कहीं पे, तो आप उनको कहाँ पे? बहरहाल ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल डेमोक्रेसी में हर एक को जायज़ है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। आपसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आज से पहले युवा जो है इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते थे, पथराव होता था, लेकिन ये सोच कैसे बदली? एक आम नौजवान के जहन में ये कब आया कि मैं अब वोट डालूंगा? जहाँ तक मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हिंदुस्तान के लिए भी और जमहूरियत की भी। ये एक जीत की तरह है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जीत है। आपने अगर आप हाल ही पीछे जाए, हम देखेंगे कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए जिसमें कैंडिडेट्स को 10,80,000 वोट हासिल हुए। ये जमहूरियत की एक तरह की एक बड़ी जीत। बिल्कुल जनाब। अब लेकिन बदकिस्मती ये है, यहाँ अगर युवा इलेक्शन में खड़ा होता है उसको दबाया जाता है, उस पर गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए मैं आपको कहता हूँ, अगर हम अपने इलेक्शन में कैंडिडेट्स की बात करें, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और उन्हें वकालत में भी बहुत अच्छी डिग्री हासिल की है। आज बुज़ुर्ग हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हुए हैं, वो करीबन 80 साल के होंगे। जब वो गाड़ी से उतरते हैं, रैलीज में जाते हैं, थोड़ा शोरिंग होती है, उनको हाथ पकड़ना पड़ता है। वो नौजवानों के लिए क्या लड़ेंगे? तो बदलाव तो नौजवान ही लाएंगे। अगर नौजवानों को लगता है कि उनका कैंडिडेट सही होना चाहे तो ये बदलाव नौजवानों से ही आएगा। एक और नौजवान, आप मुझे बताइए कैसे देखते हैं आज इस कश्मीर के इलेक्शन को जो आज हो रहा है? जी, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आज 10 साल बाद कश्मीर में फिर से इलेक्शंस हो रहे हैं।
तो मगर फिर से हम देख रहे हैं कि वही जो कि पुरानी सियासत मैनिफेस्टो, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ यहाँ की पार्टीज बोल रहे हैं हम ये आर्टिकल वापस लाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आता कि असेंबली से कौन सा आर्टिकल वो लोग वापस लाएंगे, वो तो पार्लियामेंट का काम है। तो जो कि दूसरी बात यह है कि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। मैं भी एक शिया हूँ, सुगरा बरकती की जो बेटी है वो वहाँ पे नवाह पढ़ती है, तो नीचे लोग रोते हैं। तो कल उसको लोग वोट देंगे, फिर ये मेरी बात याद रखना कि 5 साल बीरवा के लोग रोएंगे वहाँ पे अगर सर्जन बरकती ने इलेक्शन जीता। क्या यहाँ पर भी लोग रो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी एक मैंडेट जो है इंजीनियर रशीद को मिला और कुछ दिनों के बाद इंजीनियर रशीद वापस जेल में होंगे। क्या यहाँ के लोग रो रहे हैं? देखिए, यहाँ के लोग जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इंजीनियर रशीद साहब कल के लिए जेल में होंगे, आप मुझे ये बात बताएं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं या लोग उनको छुड़ाना चाहते हैं, ये मुझे पहले बताएं। मुझे ये समझ नहीं आते हैं। आगे एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा करते या असेंबली मेंबर इसलिए खड़ा करते ताकि तामीर और तरक्की हो यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार मिले। और आप देखें कि यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि उनको जेल से छुड़ाएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। हमें डेवलपमेंट कराना है, हमें उनको छुड़ाना। अच्छा, अगर आप बात करते सुगरा बरकाती जो है उनके वालिद साहब को छुड़ाना है, क्या जो और भी कश्मीरी इन्हीं की वजह से वो बंद है ना? तो आप मुझे ये बात बताएं, उनकी बात क्यों नहीं करता कोई? क्या उनका कोई नहीं है? उनकी बात तो करो ना, उनको छुड़ाना पहले। अगर इंजीनियर रशीद साहब आगे आते, बीजेपी वालों या किसी को भी बोलते कि आप अगर हम जीत के आ जाएंगे तो मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको छोड़ो, जितने भी लोग जेल में बंद हैं, जितने भी लड़के जेल में बंद हैं, नौजवान बंद हैं, इनको एक मौका दो। अगर ये वो बात करते ना, मैं इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करता। बिल्कुल, बड़ी बात है और करनी भी चाहिए। युवा इस वक्त बोल रहा है, जो युवा सदियों से चुप था, लेकिन आज किस तरह से कश्मीर के युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की जीत यहां पर दिख रही है। आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं कश्मीर के इलेक्शंस को, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जमात, हुर्रियत, सारे लोग जो है इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को? देखो, अब कश्मीर में ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। तो गवर्नमेंट इंडिया से एक अपील है कि जितने भी लोग जेल में हैं तो उनके लिए एक नरम पॉलिसी दे दो ताकि वो भी अपने घर वापस आ जाए। अब कश्मीर में वो माहौल नहीं रहा है जो इससे पहले यहाँ माहौल था। यहाँ हर जगह यहाँ पे पथरा होता था, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। अब लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया, लोग यहाँ पे एजुकेटेड हो गए हैं, लोग समझते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। डिस्ट्रक्शन में बर्बादी है, बिल्कुल। तो लोग अब कंस्ट्रक्टिव थॉट रखते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जितने भी लोग जेल में बंद है उनको छोड़ दीजिएगा। उन्हें नरम पॉलिसी इंडिया को अपनानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके माँ जेल में बंद है वो अपनी फैमिली में आ जाए और अच्छे खुशगवार मौसम में रहें। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कश्मीर के युवाओं के लिए ये है कि लगातार अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अपनी स्पीच में वो ये कहते हैं कि अगर आतंकी भी हमसे बात करना चाहे तो हम उनसे बात कर सकते हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह ने ये बयान दिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है जेल भरो आंदोलन जो चली थी उसको लेकर लोग चाहते हैं कि जो भी लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जेलों में बंद हैं उनको मौका देना चाहिए, वो सुधर जाए। आखिर पर मैं उमर से रिमार्क्स लेना चाहूँगा। उमर, क्या लग रहा है आपको? आज तक लोगों ने कई बार यहाँ पर पुरानी हुकूमतों को वोट दिया, क्या लोग यहाँ पर आज बदलाव चाहते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भरमार है इन इलेक्शंस में। आपको लगता है कि इस बार मैंडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिलेगा या वही रिवायती तौर पर जो सियासत चलती आ रही है वही रिवाइव हो जाएगी? देखिए, पुराने लीडर्स भी हैं और नए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं, तो लोग फैसला करेंगे कि किसको आपको असेंबली में भेजना है या रिवायती पॉलिटिक्स के जो कैंडिडेट है उसको भेजना है या किसी कैंडिडेट को। लिहाजा लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि पुराने जो कैंडिडेट्स यहाँ पर थे, जिन्होंने यहाँ पर राज किया इस जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें बहुत सारी पार्टीज़ आती है, उन्होंने राज किया, उन्होंने क्या कुछ किया हमारे युवाओं के साथ, कश्मीर के साथ, बारामूला के साथ, वो सबको आया है।
और नए जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी सबके सामने है, लेकिन हमें उनको जवाबदेह बनाना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ किया पास्ट में और क्या कुछ करना है उनको फ्यूचर में। लेकिन यहाँ के युवा चाहते हैं, बारामूला की हम बात करते हैं, बारामूला के युवा चाहते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट मैदान में आए, जीत कर जाए, और लोग भी जिताना चाहते हैं जो यहाँ पर बदलाव करे। बिल्कुल, तो जो बदलाव इंडिपेंडेंट करें। कैंडिडेट्स पे ही नजर है। अब आपने इंजीनियर रशीद की बात की, तो लिहाजा मैं एक मिनट आपसे लेना चाहता हूँ इंजीनियर रशीद पे। पार्लियामेंट मेंबर बनाया नॉर्थ कश्मीर ने उसने, लेकिन ये नहीं सोचा कि असेंबली के वक्त उसको रिहा किया गया, छोड़ दिया गया एक टाइम पीरियड के लिए। लेकिन ये हमने सोचा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उस यूएपीए केस में पहले नंबर पर ज़हूर वटाली भी है, वो कैंसर पेशेंट है, उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया, लेकिन इंजीनियर को पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ा गया ताकि वो यहाँ पर कंपेन करे और यहाँ पर जो है कुछ सीटें हासिल करके वो किसको देना चाहता है ये सबको पता है। लिहाजा ये एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उस पर कंपेनिंग के लिए छोड़ा गया, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया जिनको कैंसर है। ये एक सवाल या निशान है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको रिहा किया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास शो में हम बात कर रहे थे बारामूला असेंबली सेगमेंट की, और बारामूला की जहां तक बात आती है तो 1 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होनी है, और इस वोटिंग के दौरान जो है ये पता चलेगा कि बारामूला की आवाम ने किस पर भरोसा जताया है, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो है यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे जिसमें ये पता चलेगा कि किसने बारामूला में सत्ता संभाली है। इंडिया न्यूज़ के लिए बारामूला से मैं आशिक मीर।